क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, पास्ट ईयर क्वेश्चन की ही चर्चा करनी है आज के लेक्चर में। जितने भी लास्ट लेक्चर में छोड़े हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन, सब आज कंप्लीट कर देंगे। बचेगा आज कुछ भी नहीं। ठीक है जी। इंडिया पाक चाइना आज खत्म हो जाएगा। कल आपने एक टेस्ट देना है, इंडिया पाक चाइना, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और नेशनल इनकम का। ठीक है जी। बेटा, जब मैं अब अगला चैप्टर शुरू करूंगा वो मैक्रो से होगा। ठीक है। मेरा अभी मन बड़ी यूनिट कराने का ही है, तो बेटा मैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ही शुरू करूंगा। ठीक है। मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चे तो भूल ही चुके होंगे उसको, क्योंकि एक बहुत बड़ा अरसा हो गया यार, उस गैप ही बहुत हो गया। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कब करी थी और कब अब करेंगे। हाँ, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो बेटा वही यूनिट शुरू करते हैं। इसके बाद उसको फिनिश करने के बाद फिर आईडी पर वापस करेंगे। जब वापसी आएंगे तो 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे। अगले दो तो मैंने आपको एडवांस बता दिया कि क्या होगा। ठीक है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बड़ी यूनिट है, पर बेटा ये कॉन्टिन्यूस ही हो सकती है। मैं इसमें ऐसे नहीं कर सकता कि पहला चैप्टर करा दूं फिर उधर आ जाओ। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट तो लगातार होती है बेटा, उस यूनिट के तीनों चैप्टर। ठीक है जी। चलो खैर, विदाउट ऑफ फर्दर डिले पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटा, हमने ना लास्ट क्वेश्चन ये पढ़ा था कि डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इंडिया पाकिस्तान चाइना की क्या हैं। तो बेटा यहाँ तक हम पढ़ कर गए थे, यहीं से चर्चा को शुरू कर रहे हैं। आज जो ये रिमार्क्स में लिखता हूँ ना, वो खुद तुम्हें पता लगेंगे कि क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। कहते हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ वन चाइल्ड नॉर्म इन चाइना। अब बेटा देखो, ये ना मार्क्स पे भी डिपेंड करेगा कि तुम्हें कितना लिखना है। अगर यही चीज 1 मार्क क्वेश्चन में आई होती तो वन चाइल्ड पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या लिखते। बेटा, शार्प फॉल इन द पॉपुलेशन एज वेल एज स्क्यूड सेक्स रेशो। एक क्वेश्चन भी आया था ना बेटा कि जेंडर रेशो कम होती चली जा रही है चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, वो 3 मार्क क्वेश्चन में आया था, तो हमने डिटेल में उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी बेटा लास्ट लेक्चर। अगर ये 1 मार्कर में आया होता तो आंसर बहुत अलग होता। पक्की बात है, ये 3 या 4 नंबर में आया होगा। तो बेटा आपने कम से कम 3 या 4 इम्पैक्ट भी लिखने हैं जो उसकी वजह से हुए होंगे वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से। एक तो बेटा शार्प फॉल इन द पॉपुलेशन, दूसरा स्क्यूड सेक्स रेशो, कि सेक्स रेशो में बहुत बड़ा डिफरेंस आने लग गया। 949 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। बेटा तीसरी बात जो आपको लिखनी चाहिए यहाँ पर, आफ्टर फ्यू ईयर्स क्या होगा चाइना में। एजेड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, एल्डरली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी। और अगर एल्डरली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी ना, चौथी बात में ये लिख देना कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना को कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स समझते हैं ना, वही पेंशन, वही ग्रेचुटी, वही सब कुछ। ठीक है। आगे बढ़ाते हैं बेटा। वो कहता है इवेल्युएट द वेरियस फैक्टर दैट लेड टू रैपिड ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना। और वो कहता है इवेल्युएट द वेरियस फैक्टर्स दैट लेड टू रैपिड ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना। वो बहुत सारे फैक्टर लिखने हैं मुझे। इन्होंने क्या लिखा, मेरी कोई ज्यादा दिलचस्पी है नहीं उसमें, मैं क्या लिखता ये भी समझू। वो मैं ना ईयर याद रखता, जैसे जैसे जो जो स्ट्रेटजी ईयर बाय ईयर उन्होंने ली है ना, मैं वही लिखता। सबसे पहले मैं 1958 का डिस्कशन करता, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 1966 टू 76, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। SCZ का जिक्र करता तीसरी बात में। 1978 में उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का डिस्कशन करता। और बेटा मुझे लगता बस ये 4 नंबर में सफिशिएंट है। ठीक है ना जी। अगर कुछ और लिखने का भी मेरा विचार होता तो इससे पहले मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करता, जिसकी वजह से बेटा कोई भी सिटीजन इग्नोरेंट नहीं होता। ठीक है ना जी। अगर 5 मार्कर क्वेश्चन होता, 5 ना होता 4 होता, मैं पक्का है इन चारों को एक्सप्लेन करता इन सीक्वेंस। क्लियर है बात, समझ में आती है बात। तो बेटा इनका आंसर पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पेपर में आ गया तो मुझे कोई डाउट नहीं होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ढूंढने नहीं आंसर मिलता पूरी एनसीईआरटी में।
ढूंढे नहीं मिलने का। ठीक है, कहता है गिव रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ एंड री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पॉवर्टी क्यों री इमर्ज हो गई थी, खत्म हो गई थी एक बार, ऐसा लगा उनको दोबारा आ गई, ऐसा क्यों? बेटा एक छोटी सी बात तो पहले भी आई थी इसकी, अभी लास्ट लेक्चर में, अब बहुत डिटेल में बात, 4 नंबर में क्वेश्चन आया है। बेटा सबसे पहला फैक्टर, आपने कुछ नहीं पढ़ा भाई, मैं एडवांस बता रहा हूँ इसलिए आराम से सुन लेना मेरी बात। बेटा पाकिस्तान में ना एग्रीकल्चरल ग्रोथ ना बहुत ज्यादा हो गई, एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत ज्यादा होने लगा, इंडिया में भी बहुत ज्यादा हुआ। इंडिया में क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन, HYV टेक्नोलॉजी की वजह से पाकिस्तान को लगा कि हमने कोई टेक्नोलॉजी में चेंज कर दिया, जबकि उन्होंने टेक्नोलॉजी में कुछ भी चेंज नहीं किया। उनके फार्मर्स ने, उसको लगा कि इतना कैसे आउटपुट हो सकता है, भैया वहां क्लाइमेट ना कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा हो गया था, क्लाइमेट की वजह से ना बहुत ज्यादा फसल होने लगी। और बेटा क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से नहीं था, जैसे ही क्लाइमेट उसके बाद इम्पेक्टेड होने लगा, खराब होने लगा, तो बेटा एग्रीकल्चर आउटपुट खुद ब खुद गिरने लगा। तो पहली वजह तो पॉवर्टी आने की ये है, समझ आई बात? दूसरी बात, ये किस पे डिपेंडेंट रहते हैं बेटा, रेमिटेंसेस फ्रॉम मिडल ईस्ट, बहुत सारे पाकिस्तानी काम करते हैं मिडल ईस्ट में, वो दुबई, ठीक है ना, सऊदी अरेबिया, ये जो पूरा मिडल ईस्ट है, यहीं पर सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं। बेटा वहां मंदी आई तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बहुत सारे वर्कर वहां के अनएम्प्लॉयड हो गए, पाकिस्तानी वर्कर भी अनएम्प्लॉयड हो गए, इस चक्कर में बेटा वो मंदी का इफेक्ट पाकिस्तान में भी दिखने लगा, दूसरी वजह। तीसरी वजह, बेटा पाकिस्तान ने जिन भी देशों से कर्जा उठाया हुआ था, लोन टाइम पर ना चुकाने की वजह से आगे इनको लोन नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, तो बेटा प्रोडक्टिव एक्टिविटी में ऑब्वियसली ये कम कंट्रीब्यूट कर पाए। तीसरी वजह मंदी आने की ये भी है, ठीक है। चौथी वजह, बेटा कोई बहुत अच्छा इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग का वहां पर नहीं है, उन्होंने भी कभी अपने सेकेंडरी सेक्टर को फोकस नहीं किया, तो वहां कोई बहुत अच्छा इंफ्रा तो है नहीं मैन्युफैक्चरिंग का, इस वजह से भी वहां मंदी है। 4 कारण, ठीक है। आंसर में इन्होंने भी 4 कारण लिखे, यही 4 कारण है, जो मर्जी बुक रेफर कर लो, जो मर्जी, ठीक है। एक बार पढ़ना फटाफट से चारों, ये क्या लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो पुत्र आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स पे चर्चा नहीं हुई, मैंने पहले ही कहा था कि ब्रिक्स की चर्चा मैं करूंगा जब मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन करूंगा। एशियन पे शॉर्ट नोट आया, ब्रिक्स पे आया, ठीक है जी, मैंने कहा भी है राइट डाउन इन नोट्स। अब मैं बता देता हूँ लिखना क्या है। बेटा अभी कुछ नहीं, पहले आप मेरी तरफ देखो, मैं आपको बता रहा हूँ 4 बातें मैं चाहता हूँ लिखो ही लिखो आप ब्रिक्स में। मैंने टोटल कितनी बातें लिखवाई हैं एशियन EU में, मैंने 5 बेसिस पे कंपैरिजन करा, सिर्फ सार्क में ही 5 बेसिस यूज हुए हैं, बाकी किसी में 5 बेसिस यूज भी नहीं हुए, ज्यादातर 3 है 4 है 3 है 4 है ऐसे ही यूज हुए। बेटा 4 बातें आप इसमें भी याद रखोगे। ब्रिक्स बेटा एक्रोनियम है या शॉर्टकट है बेटा 5 कंट्रीज का, ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। पहली बात, बेटा 2011 में इसको प्रपोज किया गया, 2011 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ठीक है। क्यों बनी है बेटा, क्या है ये, क्या कौन से देश हैं ये? बेटा ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, ये 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं दुनिया की इस टाइम पर, सबसे तेजी से ग्रो करनी है ये इकोनॉमीज। नाम नाम पता लग रहा होगा, चाइना, रशिया बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया ऑब्वियसली आप देख ही रहे हो ग्रोथ, ठीक है जी। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 2011 में बनी, एक्रोनियम है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का। बेटा नेम के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, नेम, नेम क्या है, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी और बेटा म्यूचुअल बेनिफिट, बस ये याद रख लेना, खुद ब खुद लिखे जाएंगे तीनों वर्ड, ठीक है। अब बाबू इससे ज्यादा जो कुछ भी लिखा है अगर आपको याद रखा जा सकता तो ही याद करना, वरना छोड़ देना, ये 4 बातें नोट्स में लिख देना ब्रिक्स की, ठीक है। पढ़ना 1 मिनट।
ठीक है पुत्र, समझ में आती है बात? इसके अलावा जो कुछ भी लिखा ना मेरी चार बातों के अलावा, बाबू याद रख सकते हो तो ही लिखना नोट्स में, वरना छोड़ दो। ठीक है, सबसे प्यारे क्वेश्चन में से एक ये भी प्यारा क्वेश्चन है, वाई आर रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स फॉर्म? क्यों लगता है ये रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग बनाने की क्या जरूरत है? आप बताओ, क्या जरूरत लगती है आपको? रीजनल ग्रुपिंग सार्क वगैरह ईयू सब देखे हैं आपने, इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स भी, क्या लगता है क्या जरूरत क्या होती है? ये एसोसिएशंस बनाने की क्या जरूरत है? ऐसे वेले हैं। चलो, हाँ बढ़िया बात, बोलो सबको सुनाओ, क्या कह रहे हो आप? अरे यार, वो कह रही है प्रोटेक्ट कर सकते हो आप अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, अपनी इकोनॉमी को। हाँ कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं एशियन की बात करूं तो बेटा अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा वो देश सामने आ गए थे, है ना, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, याद होगा ना बेटा? कम्युनिस्ट एक्सपेंशन जो वियतनाम में हुआ था उससे प्रोटेक्ट करने के लिए तो हुआ था, आपने किया था ऐसा। तो प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी इकोनॉमी को, बहुत अच्छी बात है, इकोनॉमी को रीजनल ग्रुपिंग बना के। और ट्रेड, ट्रेड बढ़ाने के लिए यार, मेन मेन वजह तो यही है ना, देखो घूम फिर के वजह तो आखिरी में यही आएगी ना बेटा, ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, या अपना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इन द इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाने के लिए भी बेटा इकोनॉमिक ग्रुपिंग बना रहे हो। मैं बड़े काम की बात बताऊंगा, जिस चीज पे, जिस फैक्टर पे आप नजरें नहीं घुमा रहे, मेन ना जितनी रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग आप दुनिया में देखते हो ना, बहुत सारी इकोनॉमिक ग्रुपिंग ना डेवलपिंग कंट्रीज बनाती हैं। ब्रिक्स देखो, डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स बनाती हैं, क्यों? क्योंकि बेटा डेवलप्ड कंट्रीज कच्चा ना चबा जाए उनको, डेवलप्ड कंट्रीज ट्रेड नहीं करने देती ना वरना अच्छे से आपको, तो इस वजह से भी आप इकोनॉमिक ग्रुपिंग बना रहे हो डेवलप्ड कंट्रीज, ताकि थोड़ा दूर हट जाए। अगर भैया 20-50 देश होंगे आवाज उठाएंगे तो ही शायद काम कर पाओगे, वरना काम भी नहीं करने देंगे डेवलप्ड देश आपको। ये भी वजह है इकोनॉमिक ग्रुपिंग बनने की, समझ में आती है बात? ठीक है, यही दो चार कारण लिखने हैं बेटा। एक तो यही बात लिख सकते हो, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बचाने के लिए आप ये करते हो, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड में अपना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए, और चौथी बात कि मोस्ट ऑफ द जो इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स है आप देखते हो कौन बनाता है, डेवलपिंग कंट्रीज बनाती हैं। अबे लगभग लगभग बात आपको यहाँ भी पढ़ने को मिल जाएगी, मैंने वैसे दो चार बातें अंडरलाइन की हैं, ये देखना, पूरी थीम लाइन इस पैरा की यही है। अगले पैरा की है थीम लाइन, पढ़ना। ठीक है, और लास्ट पैरा बस यहीं तक पढ़ दो, डेवलपिंग वर्ल्ड तक, आपको बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है पुत्र, बढ़ जाए आगे। चलो, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है ये। चलो खैर, मैंने पहले ही कहा था भैया, पूरी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, सारे नोट्स पढ़ने के बाद भी आपको लगेगा इस चैप्टर में क्या कुछ रह गया हमारे से। कहता है बेटा, डिफाइन लिबर्टी इंडिकेटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। बेटा ये क्या होता है लिबर्टी इंडिकेटर, एग्जांपल से बताओ, उसकी जरूरत भी बताओ। बेटा जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ते हैं ना, मुझे इसलिए लगता है कि मैं आईडी में मास्टर होता जा रहा हूँ, मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली, इतनी बुक्स पढ़ ली, इतने पास्ट ईयर से सब कुछ पढ़ रखा है। मुझे लगता है और मेरा लो पेपर एक बार दोबारा, अपने टाइम में तो कभी इतना पढ़ा नहीं पढ़ाने के लिए, लेकिन बहुत पढ़ लिया, कि एक बार मेरा भी पेपर ले लो आईडी का दोबारा, मैं बताता हूँ तुम्हें किसे कहते हैं पढ़ना। वो लिबर्टी इंडिकेटर क्या है, देखो जब हम एचडीआई पढ़ रहे थे ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो हमने क्या पढ़ा है बेटा, हमने इंपॉर्टेंस दी है हेल्थ पैरामीटर्स को, हमने इंपॉर्टेंस दिया इकोनॉमिक पैरामीटर को, दो ही चीजों को तो इंपॉर्टेंस दी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
अडल्ट लिटरेसी रेट, हम इंपॉर्टेंस दे किसको रहे हैं? या तो ज्यादातर इकोनॉमिक चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या हेल्थ पैरामीटर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये लिबर्टी इंडिकेटर क्या चीज है बेटा? बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये चाहते हैं कि लिबर्टी इंडिकेटर शामिल हो एचडीआई में। लिबर्टी का मतलब सब समझते हैं, फ्रीडम। बेटा किस चीज की फ्रीडम की बात चल रही है? बेटा आपकी फ्रीडम की बात चल रही है, सिविल फ्रीडम कितनी है आपको आपके देश में, पॉलिटिकल फ्रीडम कितनी है आपका, कितना पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, इन चीजों की बात चल रही है। और आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में फ्रीडम होती नहीं है। सर मैं आज भी बात करता हूँ दुबई की, ठीक है, या यूएई की, या आपने नॉर्थ कोरिया, सब मेरे को लगता है आज की तारीख में न्यूज ऐसी है कि आपकी रीच में सब कुछ है। हम देखते हैं ना बेटा किम जोंग उन को, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, ठीक है, हम यूएई में भी देखते हैं भैया पूरा कल्चर वही है, राजा का बेटा राजा, रॉयल फैमिलीज हैं, रॉयल फैमिली का ही बच्चा अगला किंग बनता है, अगला एम्परर बनता है, यही सिस्टम है। सर क्या फ्रीडम है आपको? आप कोई पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पा रहे हो? इंडिया में देखो यार, इस मामले में कितनी लिबर्टी है यार। हम वोट करते हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया की, हम वोट करते हैं तो पीएम सेलेक्ट होता है। और ये डेमोक्रेसी सिर्फ नाम चारे की नहीं है, हर चीज इंप्लीमेंट हो रही है। राजा का बेटा यहाँ राजा नहीं बन रहा, दिख रही है ना हमें, हमें तो पॉलिटिकल फ्रीडम है ये सारी, ठीक है। रही बात सिविल फ्रीडम की, यार मतलब मेरे को ये लगता है, एक राह पे चलता हुआ आदमी पीएम मोदी को गाली देता है, ठीक है, और उसके बाद कहता है मुझे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है जी, और कोई ऐसे कोई खास सजा नहीं मिल जाती उसको ऐसा बोलने पर, ठीक है जी। आए दिन हमारे सामने लल्लू पंचू लोग गाली दे देते हैं देश के पीएम को, कुछ तो नहीं होता। चलो एक बार यूएई में दे के बताओ, अगर अगले चौक पे गर्दन ना मिले तो बता देना 1 घंटे में, सिर्फ 1 घंटे में, ठीक है। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब सॉरी बहुत छोटी बात बोल रहा हूँ, मैंने इस लेवल का कानून देखा है यूएई का, आप सोच नहीं सकते। मैं दुबई घूमने गया भाई, इतना साफ भाई, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है दूसरे देश जाकर जब हम देखते हैं ना। और यार बात सिंपल सी है कि स्मार्ट सिटी या स्मार्ट कंट्री कभी बेटा लोगों के साफ करने से नहीं होगी, लोगों की सोच स्मार्ट होने से होगी, ठीक है ना। आप कितना कह लो सहारनपुर को हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च ले, कहीं हजारों करोड़ कहीं लाखों करोड़, अगर सिटीजन स्मार्ट नहीं है ना, उनकी सोच स्मार्ट नहीं है, कभी नहीं हो सकता साफ, पता है ना, ठीक है ना। भैया कैमरे तो लगे नहीं है हर जगह पे, यार ये देखा गन यहीं फेंक दिया, जब तुम्हारी सोच इतनी घटिया, कौन कौन देश कौन जो मर्जी पीएम है, अगर हम 500 पीएम आके बैठ जाए, शहर साफ करके दिखा दो आप, अगर सोच इतनी घटिया है सिटीजन्स की, मानते हो ना इस चीज को? भैया आप वहां सड़क पे थूक फेंक के दिखा दो, चलो मैं मान जाऊंगा आपको, यूएई में एक प्लास्टिक के पॉलिथीन फेंक के दिखा दो, चलो भाई साहब, पूरे दुबई में आपको कहीं लगेगा नहीं पुलिस है, घूमते रहोगे आप, क्योंकि वहां पूरी इकोनॉमी 80% टूरिस्ट पे चलती है। तो खाली मैं अकेला नहीं था घूमने वाला, आप सोच के देखो कितने टूरिस्ट डेली बेसिस पे आते हैं। सर एक इतना सा कचरा नहीं कर सकता, और पूरी दुबई में कहीं पुलिस नहीं दिखती, क्योंकि आप घूम ही रहे हो 5-5 6-6 दिन, आपको पुलिस नहीं दिखेगी। और गलती से छोटा सा क्राइम कर दो आप, जैसा मैंने बोला कि आप कोई रैपर ही फेंक दो सड़क पे, अगले 5 मिनट के बाद आपके चारों तरफ से पुलिस होगी और आपको पता नहीं होगा, सिर्फ 5 ही मिनट के बाद। तो देश के पीएम को मतलब गाली देना तो बहुत दूर की बात है आपके लिए। सर ये लिबर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, इस सेंस में आप ये समझ सकते हो हमें कितनी लिबर्टी है, हम किसी भी मंत्री को मिनिस्टर को कैसे गालियां दे देते हैं, समझ सकते हो हमारा कितना मतलब फ्रीडम है हमें। और हम इस चीज को फ्रीडम ऑफ स्पीच से लिंक करते रहते हैं कि हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें बोलने की पूरी आजादी है। समझ में आया लिबर्टी इंडिकेटर क्या है? अच्छा एचडीआई में ये शामिल नहीं होनी चाहिए, कोई तो वेटेज देनी चाहिए इसको एचडीआई में, या सिर्फ इकोनॉमिक चीजों की इंपॉर्टेंस है, या हेल्थ पैरामीटर की इंपॉर्टेंस है, आप अपनी देश में कितनी सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम रखते हो, ये मायने नहीं रखता? मायना करता है। पढ़े हम क्या लिखते हैं ये आंसर, चलो जी बेटा पढ़ते हैं। 2 पैराग्राफ पढ़ दो, आपको 2 पैराग्राफ में सब कुछ समझ आ जाएगा। बल्कि तीनों ही पढ़ दो, 3 पढ़ दो चलो।
तीसरे पैराग्राफ की ना पहली बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लिबर्टी इंडिकेटर बहुत सारे हैं, पर लिबर्टी इंडिकेटर में एक मेजर ये भी हो सकता है द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू द राइट्स ऑफ सिटीजन, कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ सिटीजन कितने प्रोटेक्ट करता है। सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करता है? हमारे देश में तो बेटा पीएम भी कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है, प्रेसिडेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है। अगर आप भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो तो आपको भी सजा मिल जाएगी। इतना बड़ा है हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन, मानते हो ना? कोई नहीं खिलाफ जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन के। पूरे की पूरी जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है। ठीक है ना जी? चलो खैर आगे बढ़ते हैं भैया। डेवलपमेंट पाथ बताने हैं मुझे दो जो इंडिया और पाकिस्तान ने सिमिलरली अडॉप्ट करे। मैंने तो नोट्स में 6 लिखवाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरियस मीन्स बाय विच कंट्रीज आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमी। बेटा आपको क्या लगता है कोई भी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को कैसे स्ट्रेंथन कर रहा है आज की तारीख में? सबसे पहली बात इकोनॉमिक एंड रीजनल ग्रुपिंग। ठीक है, दूसरी बात जो मेरे हिसाब से लिखनी चाहिए ग्लोबलाइजेशन। जब आप ग्लोबलाइजेशन करते हो तो बेटा आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करते हो, वीक नहीं करते। क्योंकि आपको दूसरे देश के डेवलपमेंट मॉडल भी पढ़ने को मिलते हैं, उनके साथ व्यापार करने का ही मौका नहीं मिलता। सिर्फ आपको पता लगता है कोई देश कैसे ग्रो किया था। भैया अगर मेट्रोस इंडिया में आई है ना तो दूसरे देशों की तर्ज पर आई है, दूसरे देशों से सीख कर आई है। अगर बुलेट ट्रेन इंडिया में आएगी तो जापान से सीख कर आएगी। ग्लोबलाइजेशन करने का मतलब अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को वीक करना नहीं, स्ट्रेंथन करना है। तीसरी बात लिबरलाइजेशन, अपने सिटीजन्स को ट्रेड करने में व्यापार करने में फ्रीडम देना, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना। 3 बातें ही लिख देना, बहुत अच्छा का काम। समझ आई बात? रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। आंसर इनका ऑलमोस्ट सेम है बेटा, मेरे को आगे बढ़ने दो। ठीक है जी, रीजनल ग्रुपिंग की इन्होंने भी बात करी, ये ग्लोबलाइजेशन की बात करी इन्होंने, ये लिबरलाइजेशन की बात करी। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट इनिशिएटिव टेकन बाय पाकिस्तान। भैया पाकिस्तान और इंडिया के सिमिलर हैं, वही 6 बातें फिर आ रही हैं इसमें। डेमोग्राफिक इंडिकेटर ऑफ चाइना पाकिस्तान इंडिया 6 पढ़ रखे हैं हमने। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, वो फर्टिलिटी रेट ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। आगे बढ़ जाओ बेटा, ये क्वेश्चन बस ऐसा फंसा, मुझे कराऊं तो फंसू, ना कराऊं तो फंसू। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू सम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। अब मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में कितने सेट याद कराए? 4। अब मैं कराऊं अगर 33, मतलब 4 मतलब 4 गुना 3 12 कराए। अगर मैं कराऊं 33 तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा जाएगा, वरना क्वेश्चन हल्का लिखा जाएगा थोड़ा सा। क्योंकि आप क्या लिखोगे? अब इन्होंने तो कैसे कैसे लिखा हुआ ये देखो। इंडिया इज अहेड ऑफ पाकिस्तान इन रिड्यूसिंग परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, स्टैट भी लिख दिए। एजुकेशन में इंडिया बेटर कर रहा है, एक्सेस टू वाटर में पाकिस्तान बेटर कर रहा है। अब मुझे तो ये सारे स्टैट याद ही नहीं है, ना मैंने करवाए। थोड़ा सा हल्का लिखा जाएगा, लिखा रहने दो बेटा। 40 नंबर का पेपर है, अगर 36 बहुत अच्छा अटेम्प्ट करोगे ना तो मुझे नहीं लगता 4 में से कोई 3 आपको देगा, थोड़ा सा हल्का लिखने पर भी। ठीक है ना? लेकिन मैं अगर ये याद करा दूं 33 स्टैट, देख लो आपकी कैपेसिटी कितनी है। होएगा नहीं, बस बात यही है, ये एक परेशानी है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का लिखा जाएगा, कुछ नहीं होता। रैंक के बेसिस पे कंपेयर कर देना, वो तो कर ही दोगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिखवाई है, वहां थोड़ा सा कंपेयर कर देना। थोड़ा सा अंदाजे से भी कंपेयर कर सकते हो, ये लिख सकते हो ना चाइना लीड कर रहा है सारे, लगभग सारे इंडिकेटर में, लगभग वर्ड डाल देना। समझ में आया ना? स्मार्टली लिखना है उस चीज को। आगे बढ़ते हैं जी, लगभग खत्म है मेरी तरफ से पेपर। अब एक केस है, ऑल्दो केस में भी इन्होंने गड़बड़ की हुई है। चलो खैर कोई नहीं, गड़बड़ वाला केस बाद में देखते हैं। ये तीनों आंसर बताना फटाफट से, बिना केस पढ़े, बिना केस पढ़े आंसर जल्दी से। ठीक है, तीनों डन। वापसी आ जाओ बेटा। केस नंबर 1 बहुत तगड़ा केस दिया हुआ इन्होंने। एक काम कर दो, 2 पैराग्राफ पढ़ दो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि चल क्या रहा है। 2 पैराग्राफ पढ़ना।
नीचे है, थोड़ा बहुत समझ में आया पढ़कर? क्या चल क्या रहा है भैया? चाइना इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की। और बेटा अगर मैं ये कहूं कि चाइना सबसे बड़ा क्रेडिटर है इस टाइम पर पाकिस्तान का, वो भी गलत नहीं है। ये बात अगर आप पैराग्राफ आगे पढ़ते तो आपको पता लगेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना? चलो मैं बात पढ़वा देता हूँ, ये पढ़ना, फैक्ट पढ़ना, ये फैक्ट, ठीक है? फैक्ट पढ़ा। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश भी करता है, कितनी बार न्यूज में। और ये पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो ये एडवांटेज की भी बात हुई है कि पाकिस्तान का कैसे फायदा उठाया जाता है। अब वो क्वेश्चन आते हैं दो, कहता है आउटलाइन एंड डिस्कस एनी टू इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्रूइंग टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को कौन से दो फायदे हुए इस कॉरिडोर से? अब बेटा फायदे ना आए थे जब हमने पढ़े थे, थोड़े बहुत फायदे कहीं ना कहीं यहाँ पर आए होंगे कि जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत थी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करने की, पावर प्लांट में, हाईवेज में, तो कहीं ना कहीं चाइना ने उसकी हेल्प करी इस कॉरिडोर के अंडर इन्वेस्ट करने में। कहीं ना कहीं अगर वो कहीं ना कहीं अगर वहां पर ना बिजली जाने का डर था, पावर जनरेशन कैपेसिटी उनकी कम हो रही थी, तो उसमें भी हेल्प करी। ये दो एडवांटेज है, ठीक है? जो इन्होंने आंसर लिखा वो बिल्कुल गलत है, ये आंसर कहाँ आना चाहिए था मैं भी बता देता हूँ। ये पढ़ना क्या है, एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ बाइलेटरल डेट ट्रैप सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान विज़ द चाइनीज इकोनॉमी। बेटा कैसे बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब दो कंट्री, किसकी बात चल रही है? चाइना पाकिस्तान की बात चल रही है। बाइलेटरल डेट ट्रैप में फंसाया गया पाकिस्तान को, पता तो है ही कैसे फंसाया गया, लोन दे दे के, कर्जे दे दे के फंसा दिया गया, और अब जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट वो सर्व करना चाहता है चाइना, वो करता है, ठीक है जी? अब इसने पूछा क्या क्वेश्चन, एक मिनट आंसर पढ़ना क्या लिखा है, फटाफट से आंसर पढ़ना क्या लिखता है। क्या लिख दिया भाई? कहाँ जीडीपी और वेलफेयर का टॉपिक लिख दिया, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। भैया ये है वो सारी इम्प्लीकेशन जो आंसर नंबर 2 में आनी चाहिए, ठीक है? अब पढ़ना चला ये इम्प्लीकेशन, सारा स्टैट्स तो इन्होंने यहीं से उठाया, कुछ कुछ वर्ड अपने डाले। यहां से लेकर, सॉरी, लगभग यहाँ इस पूरे पैराग्राफ से लेकर यहाँ तक सारी की सारी बात यहीं से डाली है, सारी की सारी बात। बस ऊपर का एक पैराग्राफ में थोड़ी सी अपनी बात बताई इन्होंने, और कुछ नहीं किया। पढ़ा क्वेश्चन, आंसर समझ में आया? ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।